नमस्कार। स्वागत है आप लोगों का एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल नेचर द इंस्टीट्यूट में। पिछले लेक्चर में हमने ओम्स लॉ की चर्चा की थी और जिसमें हमने कंडक्टर के रेजिस्टेंस वैल्यू को किस प्रकार से डिफ़ाइन किया गया था ये बताया था। और उस वीडियो को देखने के लिए लिंक सब्सक्रिप्शन बॉक्स में दी गई है। अब इस लेक्चर में हम यहाँ पर, जैसा कि ओम्स लॉ के केस में हमने एक बात कही थी कि जो किसी भी कंडक्टर का रेजिस्टेंस है वो टेम्परेचर पर भी डिपेंड करता है। मतलब कि अगर हम किसी मेटल बॉडी की बात करते हैं जो कि कंडक्टर है आपका, जैसे एल्युमिनियम है, कॉपर है, सिल्वर है, इन सब की अगर बात करते हैं तो इनकी जो रेजिस्टेंस वैल्यू है वो कहीं ना कहीं उनके टेम्परेचर पर भी डिपेंड करती है और टेम्परेचर के साथ उस रेजिस्टेंस वैल्यू में वेरिएशन होता है। तो आज के इस लेक्चर में हम देखेंगे कि किस प्रकार से रेजिस्टेंस का वेरिएशन टेम्परेचर के साथ होता है और उसके साथ ही साथ देखेंगे कि जो मटेरियल की प्रॉपर्टी है जिसे यहाँ पर टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस कहा जाएगा वो किस प्रकार से वेरी करता है और उसकी डिफिनीशन भी यहाँ पर देखेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। यहाँ पर हम वेरिएशन ऑफ रेजिस्टेंस विद टेम्परेचर। वेरिएशन ऑफ रेजिस्टेंस विद टेम्परेचर अगर हम किसी मेटल की बात करते हैं जो कि आपका बेसिकली कंडक्टर होगा, तो कंडक्टर के केस में कंडक्टर कह लें या मेटल्स कह लें, जैसे कि आपके यहाँ पर सिल्वर है, कॉपर है या एल्युमिनियम है, ये सब आपके हाईली कंडक्टिंग मटेरियल हैं, मेटल्स हैं। अगर हम इनकी चर्चा करते हैं तो इसमें जो फ्री इलेक्ट्रॉन हैं उनकी संख्या बहुत ज़्यादा होती है और जैसे ही हम एक्सटर्नल फील्ड प्रोवाइड करते हैं वो फ्री इलेक्ट्रॉन फ्रीली मूव करना स्टार्ट करते हैं और इनमें कंडक्शन बड़ी आसानी से होता है। मतलब कि आप ये कह सकते हैं कि जो ये मटेरियल हैं इनकी जो कंडक्टिविटी है वो बहुत ज़्यादा है, या आप ये कह सकते हैं कि उनकी रेजिस्टिविटी बहुत कम है। लेकिन उसके साथ ही साथ यहाँ पर हमें चर्चा करनी है कि टेम्परेचर के साथ वेरिएशन कैसे होता है। तो जिस समय इन मटेरियल का टेम्परेचर बढ़ता है उस समय जो इनके फ्री इलेक्ट्रॉनों की रैंडम मोशन है वो इंक्रीज कर जाती है और रैंडम मोशन बढ़ने के कारण जो इलेक्ट्रॉन फील्ड की डायरेक्शन में अलाइंड हो रहे थे वो कम अलाइंड हो पाते हैं। मतलब कि वो फील्ड की डायरेक्शन में मूव करने में उनको कठिनाई होने लगती है और इस कारण से जो इलेक्ट्रिसिटी का फ्लो है जिसके थ्रू हम कंडक्शन की बात करते हैं वो प्रभावित होने लगता है और इन मटेरियल के केस में वो कंडक्शन डिक्रीज करने लगता है जब टेम्परेचर बढ़ता है। यहाँ पर कुछ ऐसे भी मटेरियल आएंगे जिन्हें हम नॉन मेटल का केस देते हैं, नॉन मेटेलिक मटेरियल कहते हैं। उनके केस में जब हम टेम्परेचर को इंक्रीज करेंगे तो उनका जो रेजिस्टेंस है वो घट जाएगा। कारण उसका ये होगा कि उसमें पहले से ही फ्री इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट नहीं होते हैं या बहुत कम संख्या में प्रेजेंट होते हैं। उस सिचुएशन में जब टेम्परेचर बढ़ता है तो फ्री इलेक्ट्रॉन की अवेलेबिलिटी बढ़ जाती है, फ्री इलेक्ट्रॉन ज़्यादा हो जाते हैं और इस कारण से नॉन मेटेलिक मटेरियल के केस में जो टेम्परेचर बढ़ने पर रेजिस्टेंस है वो घट जाता है। फिलहाल यहाँ पर हम चर्चा करते हैं सबसे पहले कंडक्टर या मेटल्स की, जिनके केस में टेम्परेचर बढ़ाने पर रेजिस्टेंस बढ़ता है। तो अगर हम किसी मेटल की बात करते हैं और उसके टेम्परेचर को 0 डिग्री सेल्सियस, जिसे आप आइस टेम्परेचर कह सकते हैं,
यहाँ से टेम्परेचर इंक्रीज करना स्टार्ट करते हैं स्टेप वाइज, और टेम्परेचर के साथ अगर उस मेटल के रेजिस्टेंस का वेरिएशन एक ग्राफ की सहायता से शो करते हैं। मान लीजिए कि यहाँ पर ये टेम्परेचर एक्सिस है, और ये आपकी रेजिस्टेंस एक्सिस है। यहाँ पर जो टेम्परेचर है वो 0 डिग्री सेल्सियस आइस टेम्परेचर ले रहे हैं, और इसके बाद टेम्परेचर को हम स्टेप वाइज बढ़ाते जाएं इस प्रकार से। यहाँ पर मान लें कि ये T1 डिग्री सेल्सियस हो गया, ये T2, ये T3, T4 एंड सो ऑन। इस सिचुएशन में जो रेजिस्टेंस मिल रहा है, मान लीजिए कि 0 डिग्री सेल्सियस पर जो रेजिस्टेंस मिला वो यहाँ पर ये वैल्यू प्रोवाइड करता है। इसके बाद T1 पर कुछ इस प्रकार से वैल्यू यहाँ पर मिली रेजिस्टेंस की, T2 पर वैल्यू ये मिल जा रही है, T3 पर यहाँ ये वैल्यू मिली, इस प्रकार से T4 पर। फाइनली हम देखते हैं कि जो रेजिस्टेंस का वेरिएशन है वो वेरिएशन लीनियर है, मतलब कि रेजिस्टेंस के साथ यहाँ पर जो T1 टेम्परेचर पर रेजिस्टेंस है, अगर हम इसको कह दें कि ये R1 है, यहाँ पर R2, यहाँ पर R3 और यहाँ पर R4, और इस प्रकार से रेजिस्टेंस का वेरिएशन जैसे जैसे हम टेम्परेचर को इंक्रीज कर रहे हैं हो रहा है। तो फाइनली हम ये देखते हैं कि जो रेजिस्टेंस का वेरिएशन है टेम्परेचर के साथ वो लीनियर है, मतलब कि टेम्परेचर के साथ अगर रेजिस्टेंस वैल्यू के लिए हम यहाँ पर कर्व प्लॉट करते हैं तो ये कर्व स्ट्रेट लाइन मिलता है। मतलब कि जो रिलेशनशिप है वो लीनियर है। अगर हम इस टेम्परेचर के रिस्पेक्ट में जो रेजिस्टेंस का वेरिएशन शो करने वाली लाइन है स्ट्रेट लाइन, इसको हम पीछे की तरफ बढ़ाते हैं तो ये टेम्परेचर एक्सिस को आकर मान लीजिए कि यहाँ पर कट करती है इस पॉइंट पर, और इस पॉइंट पर हम ये मान रहे हैं कि अब जो रेजिस्टेंस वैल्यू है, ये अनुमान कर रहे हैं कि ये रेजिस्टेंस वैल्यू यहाँ पर जो कंडक्टर की रेजिस्टेंस वैल्यू है वो 0 हो जा रही है। और इस टेम्परेचर को अगर आपने कहा कि ये -T डिग्री सेल्सियस है, तो ये जो -T डिग्री सेल्सियस है इसको हम T0 कह दें। नॉट का मतलब कि यहाँ पर जो रेजिस्टेंस है ये अनुमान लगाया जा रहा है कि ये रेजिस्टेंस कंडक्टर का 0 हो जा रहा है, और इसलिए इस टेम्परेचर को कहा जाता है इन्फर्ड टेम्परेचर। at which resistance is 0। वह अनुमानित ताप है जहां पर रेजिस्टेंस 0 हो रहा है, या सिंपली इसी को कह दें एक शब्द में T0 के लिए कि ये आपका है इन्फर्ड जीरो रेजिस्टेंस टेम्परेचर। ये अनुमान लगाया जा रहा है, और एक्चुअली अगर बात करें तो ये कर्व लाइन जो स्ट्रेट लाइन है ये कुछ इस प्रकार से आएगी, मतलब कि ये अनुमानित टेम्परेचर है जिस पर कंडक्टर का रेजिस्टेंस 0 हो रहा है। और यहाँ से आप देख रहे हैं कि जब आइस टेम्परेचर की बात आपने की जो कि 0 डिग्री सेल्सियस था, और उसके आगे स्टेप वाइज अगर हमने टेम्परेचर को इंक्रीज किया तो रेजिस्टेंस का वेरिएशन लीनियर है, मतलब कि टेम्परेचर वेरिएशन के साथ
रेजिस्टेंस लीनियरली इंक्रीज करेगा कंडक्टर के केस में। और यहाँ से ये रिलेशनशिप ले सकते हैं कि जो टेम्परेचर है, अगर उसको हम टेम्परेचर T पर रेजिस्टेंस की बात कर रहे हैं, तो जो टेम्परेचर T पर रेजिस्टेंस आ रहा है, ये रेजिस्टेंस डायरेक्टली डिपेंड कर रहा है किस पर? जो टेम्परेचर T है, और उसके साथ साथ जो इन्फर्ड जीरो रेजिस्टेंस टेम्परेचर है, जिसे T नॉट कह रहे हैं, मतलब कि T माइनस T नॉट, और T नॉट ऑलरेडी माइनस है। इसलिए आप ये कह सकते हैं कि जो टेम्परेचर T है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा T नॉट प्लस T के, जहाँ पर T नॉट इन्फर्ड जीरो रेजिस्टेंस टेम्परेचर है। ठीक है, और T जो है वो टेम्परेचर है जिस पर हम रेजिस्टेंस RT की चर्चा कर रहे हैं। इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम जीरो रेजिस्टेंस पर टेम्परेचर की बात कर रहे हैं तो आप इस प्रकार से लिख सकते हैं RT अपान R नॉट, जहाँ पर R नॉट जीरो टेम्परेचर पर रेजिस्टेंस है, यहाँ पर जैसे दिखाया जा रहा है, तो ये इक्वल टू आप लिख सकते हैं T नॉट प्लस T अपान T नॉट प्लस जीरो। ठीक है, ये रिलेशनशिप लिख सकते हैं। और यहाँ से जब वैल्यू निकालेंगे तो आप ये लिख सकते हैं कि RT इक्वल टू R नॉट, और इसके साथ आ गया आपका T नॉट प्लस T अपान T नॉट। ठीक है, अब इस वैल्यू को जब आपने इस फॉर्म में लिखा तो आप देख रहे हैं कि जो टेम्परेचर आपको मिल रहा है उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर जो इस प्रकार की वैल्यू मिली, इससे अब आप इसको लिख सकते हैं RT इक्वल टू R नॉट 1 प्लस T अपान T नॉट, ये लिखा जा सकता है। मतलब कि यहाँ से जो आपको वैल्यू मिल जाएगी RT इक्वल टू R नॉट प्लस R नॉट T अपान T नॉट। और यहाँ से आप लिख सकते हैं दिस इम्प्लाइज दैट RT माइनस R नॉट इक्वल टू R नॉट T अपान T नॉट। यहाँ पर जो RT माइनस R नॉट है, अब इसको देखें तो ये है क्या? चेंज इन रेजिस्टेंस, इसको लिख सकते हैं डेल्टा R, जो कि RT माइनस R नॉट है, इक्वल टू आ रहा है यहाँ पर 1 अपान T नॉट, और R नॉट T है। 1 अपान T नॉट को यहाँ पर लिख दिया जाता है अल्फा नॉट R नॉट T। ये इक्वेशन आपको मिल रही है। और यहाँ पर जो अल्फा नॉट है वो 1 अपान T नॉट है। अल्फा नॉट equal to 1 upon T naught, and T naught is the inferred zero resistance temperature, and this quantity is called temperature coefficient of resistance। ये आपकी टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस कहलाएगी क्वांटिटी। यहाँ पर जो इक्वेशन आपको मिल रही है, इस इक्वेशन की अगर बात करें, इक्वेशन नंबर 1 कह दें, तो इस इक्वेशन से आप लिख सकते हैं RT इज इक्वल टू R नॉट 1 प्लस अल्फा नॉट T। ये इक्वेशन यहाँ पर निकाल सकते हैं, इक्वेशन नंबर 2। अब इक्वेशन नंबर 1 के अकॉर्डिंग, फ्रॉम इक्वेशन 1 वी हैव, यहाँ से जो रिजल्ट आपको मिल रहा है कि जो टेम्परेचर रेजिस्टेंस का वेरिएशन हुआ, मतलब कि
आर टी से और आर नॉट के बीच का जो डिफरेंस है वो डिफरेंस यहाँ पर शो कर रहा है कि टेम्परेचर, अगर यहाँ पर देखें कि ये टेम्परेचर मान लेते हैं कि ये टी है और इस टेम्परेचर टी पर जो रेजिस्टेंस है वो आपका आर टी है, तो जो डिफरेंस आ रहा है 0 डिग्री सेल्सियस पर रेजिस्टेंस और T डिग्री सेल्सियस पर रेजिस्टेंस का डिफरेंस वो है क्या। अगर हम इस लाइन से यहाँ पर टेम्परेचर एक्सिस के पैरेलल लाइन ड्रा करें तो ये वैल्यू जो मिल रही है यहाँ पर, ये है आपकी आर टी माइनस आर नाट कंडक्टर के लिए, जो है क्या, इंक्रीज इन टेम्परेचर या इंक्रीज इन रेजिस्टेंस, राइज इन रेजिस्टेंस। और कब है, जब टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस से बढ़कर T डिग्री सेल्सियस हो जाता है। मतलब कि यहाँ पर जो क्वांटिटी है T, ये राइज इन टेम्परेचर है। तो अगर हम इस प्रकार से अब कहें तो जो वेरिएशन है रेजिस्टेंस का, जो कि टेम्परेचर पर डिपेंड करता है, वो यहाँ पर मेनली 3 क्वांटिटी पर डिपेंड कर रहा है, 3 वैल्यूज पर। पहला तो जो ये आर नाट, मतलब कि जो इनिशियल रेजिस्टेंस है, या आप कह सकते हैं कि 0 डिग्री सेल्सियस पर कंडक्टर का रेजिस्टेंस है, उस वैल्यू पर डिपेंड कर रहा है। उसके साथ ही साथ जो टेम्परेचर में वेरिएशन है उस पर भी डिपेंड कर रहा है, उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। और साथ ही साथ यहाँ पर जो टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस है, जो कि मटेरियल की प्रॉपर्टी है, उस पर भी डिपेंड कर रहा है। तो हम ये कह सकते हैं चेंज इन रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर, जो कि यहाँ पर मेटल है, डिपेंड्स अपॉन थ्री फैक्टर्स। एंड 3 फैक्टर्स क्या हैं, इनमें पहला फैक्टर होगा इनिशियल रेजिस्टेंस, एट 0 डिग्री सेल्सियस यहाँ पर कह सकते हैं, जो कि इनिशियल रेजिस्टेंस है। हमने यहाँ पर इनिशियल रेजिस्टेंस 0 डिग्री सेल्सियस लिया है। मतलब कि दूसरे शब्दों में कहें तो ये आपका कहा जा सकता है कि रिफरेंस रेजिस्टेंस है, जिस रेजिस्टेंस को हम रिफरेंस मानकर चल रहे हैं 0 पर। और दूसरा डिपेंड करता है चेंज इन टेम्परेचर, चेंज इन टेम्परेचर यहाँ पर T है। एंड थर्ड आ रहा है प्रॉपर्टी ऑफ द मटेरियल, मटेरियल की प्रॉपर्टी, जिसे आप यहाँ पर अल्फा नॉट ले रहे हैं, टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस के रूप में डिफाइन कर रहे हैं, जो कि इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है किसके, इन्फर्ड 0 रेजिस्टेंस टेम्परेचर के। तो इस प्रकार से यहाँ पर ये रिलेशनशिप मिली। अगर हम आगे बढ़ें और अब हम यहाँ पर इस टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस को डिफाइन करने का प्रयास करें, क्योंकि यहाँ पर जो अल्फा नॉट है ये टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस एट 0 डिग्री सेल्सियस है। इसका मतलब ये हुआ कि जो टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस है ये डिफरेंट टेम्परेचर पर डिफरेंट वैल्यू रखेगा। मतलब कि ये प्रॉपर्टी जो कि मटेरियल की प्रॉपर्टी है, जिसे टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस कह रहे हैं, ये टेम्परेचर के साथ वेरी करेगी। और अब देखते हैं कि इसका वेरिएशन किस प्रकार से हो रहा है। मतलब ये हुआ कि हम अगर इस इक्वेशन के अकॉर्डिंग यहाँ पर ये कहें कि 2 टेम्परेचर ले लिए जाएं, T1 और T2, जिन पर रेजिस्टेंस आपके R1 और R2 हैं,
यहाँ पर देखें कि अगर हम ये कह दें इफ R1 इज द रेजिस्टेंस at T1 degree Celsius and R2 is the resistance at T2 degree Celsius of any conductor, किसी कंडक्टर के लिए ये कंसीडर कर ले रहे हैं। तो जो राइज इन टेम्परेचर है, देन राइज इन टेम्परेचर, राइज इन रेजिस्टेंस, राइज इन रेजिस्टेंस क्या होगा? R2 माइनस R1 होगा। अगर हम यहाँ पर ये कंसीडर कर लिए हैं कि T2 ग्रेटर दैन T1 है, मतलब कि टेम्परेचर राइज कर रहा है, तो उस कंडीशन में जो रेजिस्टेंस में इंक्रीमेंट होगा, राइज होगा, वो R2 माइनस R1 है। और R2 माइनस R1 की अगर बात करें तो पहली डिपेंडेंसी क्या है कि R2 माइनस R1 राइज इन रेजिस्टेंस, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा किसके? जो इनिशियल रेजिस्टेंस है, मतलब कि R1 के। सेकेंड थिंग, R2 माइनस R1 डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा राइज इन टेम्परेचर या चेंज इन टेम्परेचर T2 माइनस T1 डिग्री सेल्सियस लिख सकते हैं। एंड थर्ड की अगर बात करें तो ये होगा द प्रॉपर्टी ऑफ कंडक्टर मटेरियल, जिसे आप अल्फा से लिख रहे हैं। ठीक है, मतलब ये हुआ कि अगर आप यहाँ से इन तीनों को कंबाइन करें तो कंबाइन करने के बाद आप लिख सकते हैं कि जो R2 माइनस R1 है ये इक्वल टू आ जाएगा, सम प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट अल्फ़ा ले लें, अल्फ़ा R1 T2 माइनस T1, ये लिखा जा सकता है। ठीक है, तो इक्वेशन नंबर 2 बना लें। इस प्रकार से हमने लिखा है यहाँ पर। अब जो ये इक्वेशन आ रही है, इस इक्वेशन के अकॉर्डिंग अगर हम R2 की वैल्यू लिखें तो R2 इक्वल टू लिख सकते हैं R1 इंटू 1 प्लस अल्फ़ा T2 माइनस T1, ये इक्वेशन आपको मिल जाएगी। यहाँ पर जो अल्फ़ा है, अब ये आपका है टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस एट T1 डिग्री सेल्सियस। यहाँ पर अब जो अल्फ़ा है टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस, और अब यहाँ पर जो इनिशियल टेम्परेचर है R1 वो रेफरेंस इनिशियल टेम्परेचर जो T1 है वो आपका रेफरेंस टेम्परेचर होगा, और उस T1 डिग्री सेल्सियस पर ये आपका टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस है। इस प्रकार से अगर हम आगे बढ़ते हैं और कह देते हैं कि जो अल्फ़ा नाट है, फिर से देखें एक बार, हम रिलेशनशिप की बात करेंगे कि जो टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस है अल्फ़ा, अगर दो टेम्परेचर पर लिया जा रहा है तो इसके बीच में रिलेशनशिप कैसे निकाली जाए। अगर हम ये मान लेते हैं कि अल्फ़ा नाट इज टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस एट 0 डिग्री सेल्सियस है, एंड
अल्फ़ा टी ले लें यहाँ पर, और इसको कह दें कि ये आपका टेम्परेचर कोफिशिएंट है, ऑफ रेजिस्टेंस एट T डिग्री सेल्सियस। ये लिख सकते हैं यहाँ पर, दो चीज़ें हमने मान ली। तो अगर हम यहाँ पर अल्फ़ा 0 के अकॉर्डिंग वैल्यू लिखना चाहते हैं और इक्वेशन नंबर 2 की बात करें, फ्रॉम इक्वेशन 2 फॉर अल्फ़ा नॉट, अल्फ़ा नॉट मतलब कि टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस एट 0 डिग्री सेल्सियस लिख रहे हैं, तो इस सिचुएशन में आप लिख सकते हैं RT, जो टेम्परेचर यहाँ पर आपने लिखा, R2 को अगर RT ले लें T डिग्री सेल्सियस पर रेजिस्टेंस, और R1 0 डिग्री सेल्सियस पर लें रेजिस्टेंस, तो R0 लिखा जा सकता है, और ये इक्वल टू आ जाएगा R0 1 प्लस अल्फ़ा नॉट और T2 माइनस T1। T2 T डिग्री सेल्सियस के बराबर है और T1 0 डिग्री सेल्सियस है, तो यहाँ पर केवल और केवल T बचेगा आपका। ये लिखा जा सकता है, इक्वेशन नंबर 3 के रूप में बना लें। और अब अगर हम रिवर्स डायरेक्शन में चलें और सिंपली ये कहें कि जो टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस है वो अल्फ़ा टी है T डिग्री सेल्सियस पर, और हमको यहाँ से 0 डिग्री सेल्सियस पर रेजिस्टेंस निकालना है, तो जो रेजिस्टेंस होगा सिमिलरली रेजिस्टेंस एट 0 डिग्री सेल्सियस R0 की बात करनी है। तो इक्वेशन नंबर 2 के अकॉर्डिंग जब R0 की वैल्यू निकालेंगे तो R0 इक्वल टू आ जाएगा आपका RT, R2 मतलब कि अब पहला जो टेम्परेचर है उसको 0 डिग्री सेल्सियस ले रहे हैं और दूसरा टेम्परेचर जो है उसको T डिग्री सेल्सियस ले रहे हैं। तो यहाँ पर R0 मतलब कि R2 की जगह पर R0 इक्वेशन नंबर 2 आपने पीछे देखा, और R1 की जगह पर RT हो गया 1 प्लस जो रेफरेंस टेम्परेचर है उस पर जो टेम्परेचर कोफिशिएंट है अल्फ़ा टी है, तो अल्फ़ा टी, और यहाँ पर आएगा आपका T2 माइनस T1, और T2 को आपने जो है 0 लिया है और T1 को T ले रहे हैं अब, तो ये आपका आ जाएगा माइनस T, T2 माइनस T1, T2 0 है और T1 T है, तो 0 माइनस T मीन्स माइनस T, ये आ गया आपका इक्वेशन नंबर 3। तो ये 0 डिग्री सेल्सियस पर टेम्परेचर और ये T डिग्री सेल्सियस पर टेम्परेचर, यहाँ पर अल्फ़ा 0 डिग्री सेल्सियस पर टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस और ये T डिग्री सेल्सियस पर टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस, ये दो इक्वेशन आपको मिली। अब अगर हम इन दोनों इक्वेशन से फ्रॉम इक्वेशन 3 and 4 वी मे राइट इक्वेशन नंबर 3 and 4, यहाँ पर देखें कि RT इक्वल टू R0 1 प्लस अल्फ़ा नॉट T है और R0 की वैल्यू ये दी गई है। R0 की वैल्यू यहाँ पर सब्स्टिट्यूट कर दी जाए तो RT इक्वल टू लिख सकते हैं R0 की जगह पर RT, ये आ जाएगा 1 प्लस अल्फ़ा T माइनस T इंटू 1 प्लस अल्फ़ा नॉट T, ये लिखा जा सकता है। RT से RT कैंसिल आउट, ये आप लिख सकते हैं यहाँ पर 1 अपान, ये आ जाएगा आपका 1 माइनस अल्फ़ा T इंटू T लिख सकते हैं इक्वल टू 1 प्लस अल्फ़ा नॉट T। ठीक है, हमको यहाँ से वैल्यू निकालनी है अल्फ़ा टी की वैल्यू निकालनी है, तो इसको एक बार फिर से लिखें तो आप लिख सकते हैं 1
माइनस अल्फ़ा टी इंटू टी इक्वल टू 1/1 प्लस अल्फ़ा नॉट टी लिखा जा सकता है। और इससे लिख सकते हैं इसको आप अल्फ़ा टी इंटू टी इक्वल टू आ जाएगा 1 माइनस 1/1 प्लस अल्फ़ा नॉट टी। आगे बढ़ते हैं यहाँ से, तो आपको मिल गया अल्फ़ा टी टू टी इक्वल टू, ये आपका आ जाएगा, इसको आप इसका एलसीएम लें तो ये आ जाएगा आपका 1 प्लस अल्फ़ा नॉट टी माइनस 1/1 प्लस अल्फ़ा नॉट टी। अल्फ़ा टी इंटू टी विल बिकम इक्वल टू अल्फ़ा नॉट टी, क्योंकि 1 से 1 कैंसिल आउट, अपान 1 प्लस अल्फ़ा नॉट टी। अब टी से टी कैंसिल आउट होगा एंड दिस विल प्रोवाइड यू अल्फ़ा टी इक्वल टू अल्फ़ा नॉट अपान 1 प्लस अल्फ़ा नॉट टी। ये रिलेशनशिप मिली आपको इक्वेशन नंबर 5। ठीक है। इसी प्रकार से अगर आपको दो टेम्परेचर पर टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस दिए गए हैं, मान लीजिए यहाँ पर इफ अल्फ़ा 1 अल्फ़ा 2 आर टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ resistance at T1 degree Celsius and T2 degree Celsius, then from equation 5 we may write, यहाँ पर इक्वेशन नंबर 5 से आप लिख सकते हैं अल्फ़ा टी, अगर अल्फ़ा टी को अल्फ़ा 2 कह दें तो इक्वल टू हो जाएगा अल्फ़ा नॉट की जगह पर अल्फ़ा 1 यहाँ पर, और 1 अपान अल्फ़ा 1 अपान 1 प्लस अल्फ़ा 1, और टी जो है वो आपका यहाँ पर राइज इन टेम्परेचर है, क्योंकि पिछले केस में आपने 0 डिग्री सेल्सियस लिया था और यहाँ पर 0 ना होकर वो आपका T1 और T2 के फॉर्म है, वहाँ पर T और 0 लिया था, यहाँ पर T2 और T1 है। तो यहाँ पर जो T है वो बेसिकली T2 माइनस T1 चेंज इन टेम्परेचर के इक्वल आएगा, ये वैल्यू लिखी जा सकती है। तो ये रिलेशनशिप हो गई, और इसके द्वारा आप अगर किसी भी टेम्परेचर पर टेम्परेचर कोफिशिएंट दिया गया है तो किसी दूसरे टेम्परेचर पर टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस बड़ी आसानी से निकाल सकते हैं इक्वेशन नंबर 6 के द्वारा। ठीक है। अब यहाँ पर ये सारी चीज़ें हो गई, और मुझे उम्मीद है कि जो भी हमने बताया ये आप लोगों को समझ में आ गया होगा, और यहाँ से आप अब टेम्परेचर कोफिशिएंट के बारे में पूरी जानकारी ले सकते हैं और देख सकते हैं। ठीक है, आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। और बाकी फिर देखते हैं किसी नए टॉपिक के साथ, मिलते हैं नए लेक्चर में।